हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो कार्बोहाइड्रेट का है। ये लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर एमएलटी रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया सब के लिए है। आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी जो है वो एनर्जी यूज़ करती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है वो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि एनर्जी जो है वो कैसे ओरिजिनेट होती है ह्यूमन की बॉडी में। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे कि हमारे बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हम लोग डाइट लेते हैं, उस डाइट में हर किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो उसमें लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, इसके अलावा विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। उन सब में एनर्जी स्टोर होती है किसी न किसी फॉर्म में। वो हमारी बॉडी को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल हो। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये हमारे बॉडी में एज आ एनर्जी सोर्स मेटाबोलाइज होते हैं। इन तीनों में आज हमने जिस पर बात करनी है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये पार्ट 1 है कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर का, क्योंकि इस लेक्चर के 5 या 6 पार्ट बनाने होंगे। अगर इकट्ठे सारे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे आप। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट पार्ट है, हमने सिर्फ कार्ब के बारे में, सिर्फ इसकी वो पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, हमने सिर्फ डिटेल में नहीं जाना। डिफिनेशन पढ़नी है इसकी, क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें करनी है, और इसके अलावा कि हमने इनकी मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ पर इनकी यूजेज है, इनकी बॉडी में फंक्शन क्या है। तो ये सब के बारे में आप जान जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट हम क्यों लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, फिर इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, या वो कंपाउंड है जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करें और ये कंपाउंड जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बने तो उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब एफएसी जो है उनको उसको रिवाइज करें। एफएसी में आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये वही एल्डिहाइड और कीटोन्स है। कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी OH आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, और उसके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो या अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, तो इसको हमने कार्बोहाइड्रेट कहना है। जनरल फार्मूला इनका है CH2O ब्रैकेट N है। तो अब आपने इस बात को ये याद रखना है कि पहले जो है इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते थे, क्योंकि कार्बन है और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो H2O है, वाटर है, तो पहले इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते थे। लेकिन फिर बाद में इनमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका फार्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, वो CH2ON जो है इसके नहीं आता, होल स्क्वायर होल एन जो होते हैं, ये फार्मूला इम्परफेक्ट नहीं आता। तो फिर हाइड्रेटेड कार्बन किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए हम स्पेसिफिक ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम मोनो शुगर्स के लिए, मोनोसैकेराइड्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आप इसको शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको सैकरम बोलते हैं, और सैकरम मीन्स के शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इनमें होता है जैसे कि शुगर का फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन OH, और O इंडिकेट शुगर के बारे में, जैसे कि पेंटोज, राइबोज, ट्राइओज से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कीटोज, ये सारे जो है क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसके अलावा हाइड्रोक्सिल जो है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इनमें ये 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से बना हुआ होता है। अब आप ये देखें, ग्लूकोज
गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये इनके जो है स्ट्रक्चर फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में फिर मैं आपको जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं आप बता दूंगा कि ये अल्डिहाइड का क्या मतलब है और ये कीटो का क्या मतलब है। जब ये फंक्शनल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपका फर्स्ट किसी भी मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट के किसी भी मॉलिक्यूल में जब पहला कार्बन कार्बोनाइल हो तो फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हमने अल्डिहाइड कहना है, ऐसे मॉलिक्यूल को हमने अल्डिहाइड कहना है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, सही है। और अगर कार्बोनाइल कार्बन जो है, कार्बोनाइल कौन सा कार्बन होता है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अगर ये कार्बोनाइल जो है वो सेकेंड कार्बन हो, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, जब सेकेंड कार्बन जो है वो कार्बोनाइल हो तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हमने कीटो बोलना है, फिर कीटोन्स जिसको बोलते हैं, फ्रक्टोज जिसका एग्जांपल है। तो ये फिर मैं क्लासिफिकेशन में आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बोनाइल हो, और एक कीटो ग्रुप है जिसमें कार्बन नंबर सेकंड जो है वो कार्बोनाइल हो। तो अब ये 3 कार्बन है, इसको आप ट्राइओस भी बोलते हैं, इसको भी ट्राइओस बोल सकते हैं, लेकिन कार्बन नंबर के बेस पर आप ट्राइओस तो बोल सकते हैं क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बेस पर फिर आपने इसको अलग से नाम देना है। ये अल्डिहाइड है तो इसको ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, और इसमें कीटोन ग्रुप है तो इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन है इसकी। शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, सैकरम्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं। आप इसको 3 टाइप्स भी कहते हैं क्योंकि ओलिगोसैकेराइड जो है वो बहुत सारे बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और इसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन आप देखिए, मोनोसैकेराइड वो शुगर होता है जिसमें फंक्शनल यूनिट जो होता है, जो सिंपल कार्बन होता है वो पाया जाता है, और वो क्वांटिटी जो है उसकी एक हो, जैसे कि ग्लूकोज, इसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। जिसमें एक सिंपल शुगर पाया जाता हो, जिसमें एक यूनिट पाया जाता हो, वो मोनोसैकेराइड होगा। सैकरम मीन शुगर, मोनो एक शुगर। और जब 2 शुगर आपस में मिलते हैं, शुगर के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है तो माल्टोज बना देते हैं, तो ये डाइसैकेराइड हो गया। डाई 2, सैकेराइड मीन शुगर। जब 2 शुगर आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड हो गया, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बना देते हैं, और माल्टोज क्या है हमारे पास, वो डाइसैकेराइड है। सेम इसी तरह ओलिगोसैकेराइड जो है, ये जब 3 से लेकर 10 तक सिंपल शुगर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन के 1000 में जब मोनो शुगर जो होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, वो आपस में बॉन्डिंग करके किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा, या 1000 आप कह सकते हैं कि जिसमें थाउजेंड्स मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, ऐसे को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन की क्या है, मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ एक शुगर पाया जाता है, जब 2 शुगर आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड, जब 3 शुगर से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स तक, तो इनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और पॉलीसैकेराइड मीन कि आप अगर ग्लूकोज को लें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज 1000 से भी ज़्यादा ग्लूकोज वो आपस में मिल जाते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही, और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अब ये फिर मोनोसैकेराइड्स में मज़ीद क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड्स में देखो अल्डिहाइड ग्रुप भी आता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और इनमें कीटो ग्रुप भी आता है जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल में सक्रोज और मल्टोज आते हैं। ओलिगोसैकेराइड के ग्लाइकेन और मल्टीट्रायोजेज हैं। पॉलीसैकेराइड्स के स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये इनकी एग्जांपल है। अब आते हैं फंक्शन पर कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है। आप कंफ्यूज ना हो, क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। ये सिर्फ जस्ट आज जो है हमने इंट्रोडक्शन करना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। एक शुगर है, सही है, और इनमें अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। किसी भी कार्बन
3 कार्बन से लेकर 4 कार्बन मतलब ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज, ऑक्टोजेज, सही, ये सारे कार्बन किसी भी कार्बन के पाए जाते हैं। और अगर आप सिंपल शुगर्स की बात करें तो वो सिंपल शुगर्स वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती मज़ीद, आप इसको मज़ीद किसी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। कि इसके बाद जब एटम, जैसे हम एटम की बात करें तो एटम को मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी ख़ास पार्टिकल में। तो इसी तरह सिंपल शुगर भी जो होता है इसको आप मज़ीद इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। जैसे कि डाइसेक्राइड की अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करना चाहें तो आप इनकी हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन करके 2 मोनोसेक्राइड बना सकते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करके आप कुछ नहीं बना सकते, इनकी हाइड्रोलिसिस मज़ीद नहीं होगी। तो ऐसे सिंपल शुगर्स को मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जब ये 2 आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो डाइसेक्राइड 3 से लेकर 10 तक कोई चेन बना देते हैं, कोई मॉलिक्यूल बना देते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसको ओलिगोसेक्राइड। और जब ये सिंपल शुगर 1000 की तादाद में मिल के कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो ऐसे को पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है कि अगर आप प्लांट को देखें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स जो सन है, ये सब मिलके इन सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, सही है। तो हीट एनर्जी वहाँ से आके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं, वही ग्लूकोज फिर थ्रू रिस्पायरेशन हम यूटिलाइज़ करते हैं और हम एटीपी बनाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज होते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं शुगर, और वो शुगर डाइजेस्ट होकर जो हम खाते हैं वो तो सिंपल शुगर नहीं होते, क्योंकि वो स्टार्च होते हैं, सेलुलोज उनमें होते हैं, और ग्लाइकोजन होते हैं या कोई और ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स पाए जाते हैं हमारे डाइट में, क्योंकि हमारा डाइट जो होता है वो 65% कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स में, जैसे कि आप ग्लूकोज का कहें तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है वो यूज़ कर देते हैं उसी वक्त थ्रू रिस्पायरेशन। और उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमारी बॉडी को, तो उसी ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं लिवर में ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन क्या है? वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं जिसको आप स्टार्च या ग्लाइकोजन बोल सकते हैं, और वो हमारे बॉडी में क्या होंगे? स्टोर होंगे एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हम जो खाना दिन में खाते हैं उसमें 65% 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि हम शुगर लेते हैं ये और कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है, हनी में भी पाया जाता है, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, तो सेलुलोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फर्नीचर हो गया, पेजेस हो गए नोटबुक के, तो ये सब कुछ क्या है? सेलुलोज से बना हुआ है। और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हम इकोनॉमी बना रहे हैं, इकोनॉमी बता रहे हैं। इसके अलावा बॉडी में यूजेज बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, कि हमारा फूड जो है वो 65% कार्बोहाइड्रेट है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। अगर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है एटीपी वगैरह, मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए सब्स्टिट्यूट जो है उसके लिए क्या है? सबस्ट्रेट, वो ग्लूकोज ही चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। तो ये हम फंक्शन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। इसके अलावा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी सेल के लिए, स्ट्रक्चर कंपोनेंट है प्लांट सेल का। अगर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है तो हम उसी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोरेज फॉर्म हो। फिर जब हमें भूख लगती है और हमारे पास खाने के लिए खुराक नहीं होता, खाना नहीं होता फ़िलहाल,
तो फिर हमारी बॉडी उसी स्टोर्ड एनर्जी को, ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वापस। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन का बता रहा है इमीडिएट एनर्जी। इमीडिएट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो ग्लूकोज है, और अगर आपको फिर स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। वही ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ये कुछ ऐसे हैं कि कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं सिंपल शुगर्स को, इसके अलावा डाइसेक्राइड्स को, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड को एक स्पेशल नेम दिए गए हैं, जैसे कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट अगर आप देखें, शुगर के पेशेंट, उनके बॉडी में कहते हैं इनका शुगर इंक्रीज़ हो गया, तो वो असल में ग्लूकोज जो है ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। होता क्या है कि ग्लूकोज जब हमें ज़रूरत होती है तो हम यूज़ कर देते हैं, सेल यूज़ कर देते हैं इसको, और जो ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट क्या करते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है ग्लूकोज की वो ग्लूकोज ले लेते हैं, लेकिन इनके सेल जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होते, वो रिसेप्टर इनके सेल पर नहीं होते जो ग्लूकोज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इंट्रासेल्युलर में। क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो ग्लूकोज ब्लड में पाए जाते हैं, अब सेल में जाने के लिए इनको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, और ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट के लिए रिसेप्टर चाहिए होंगे, चैनल्स चाहिए होंगे, पंप्स चाहिए होंगे। तो ये शुगर के पेशेंट में वो पंप्स जो है वो काम नहीं करते। ग्लूकोज तो होता है बॉडी में, लेकिन वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। और इसके अलावा सेल को अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होगी, तो बास पेशेंट में तो इंसुलिन नहीं होता, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। और बास पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसुलिन तो होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनके बॉडी में इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। इनके रिसेप्टर जो होते हैं, ग्लूकोज 2 रिसेप्टर, GLUT2 रिसेप्टर हो गए, ये रिसेप्टर में इनकी वो डैमेज आ जाती है। तो ब्लड शुगर, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जितनी भी शुगर यूज़ करते हैं तो वो ग्लूकोज है। इसके अलावा जब हम अपने लिए वो शुगर का टेस्ट करते हैं तो वो जो है वो असल में हम ब्लड में यही ग्लूकोज जो होते हैं मेजर करते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारी ब्लड में ग्लूकोज कितना पाया जाता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज अगर आप देखें तो इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। ब्रेन शुगर इसलिए कहते हैं कि गैलेक्टोज जो है ये इन्फेंट्स की ग्रोथ कराते हैं, ब्रेन की ग्रोथ, तो इसके लिए, इस वजह से इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। राइबोज, अगर आपको आरएनए याद हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो राइबो जो है वो राइबोज है, और वही राइबोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। डीएनए अगर आपको याद करो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो जो होता है वो कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो डीऑक्सी राइबोज, यही डीऑक्सी राइबोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो अगर आप देखिए आरएनए कार्बोहाइड्रेट से बने, हमारा फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, सेल पर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस। इसके अलावा ये कुछ डाइसेक्राइड है, सक्रोज, जो टेबल शुगर में पाया जाता है, चीनी सिरप हो गया, इनको क्या करने, स्वीट टेस्ट देने के लिए सिरप में मिलाया जाता है, हनी दे के, कैंडी दे के। लैक्टोज, ये मिल्क में पाए जाते हैं, और वो हर एक चीज़ जिसमें मिल्क यूज़ होता है तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है। स्टार्च, ये जो हम सालन वगैरह लेते हैं इसमें स्टार्च पाया जाता है, और जितनी भी सब्जियां वगैरह और प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। थैंक यू। आप आज के इस लेक्चर को पढ़ें, समझें, सही है। और ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में सिर्फ इतना बताना था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हमारे बॉडी में इनका फंक्शन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इनकी क्लासिफिकेशन कैसी की जाती है। कल फिर हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना होगा कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। ये इसलिए मैंने शॉर्ट बनाया ताकि आप लोगों को समझ आ सके इसकी। तो कल हमने मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ना होगा, फिर डाइसेक्राइड के बारे में, फिर ओलिगो के बारे में, फिर पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, फिर डाइजेशन के बारे में, फिर एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो है वो एक वीक शुरू हो जाएगा, 2 वीक में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ें, समझे इसको। एम.एन. चैटर्जी का बुक यूज़ कर सकते हैं, सत्यनारायण का बुक यूज़ कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करते हैं, जहाँ से भी पढ़ें। सब बुक्स में एक ही नॉलेज होगा, जो आपको अच्छा लगे वहीं से पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।